हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप जानते हैं, परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के नाम से। यानी कि आज का जो गोल होगा हमारा, उसमें हम सापेक्ष वैद्युतशीलता यानी रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि वैद्युतशीलता होती क्या है और किस तरीके से ये चार्ज के बीच में फोर्स को इफेक्ट करती है, मतलब आवेश के बीच में ये क्या क्या प्रभाव डालती है, ये सारी बातें इस लेक्चर में होंगी। और इसके बाद जब मल्टीपल चार्जेस होते हैं यानी बहुत सारे चार्ज उपस्थित हों तो किसी एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स किस तरीके से होती है, ये दोनों ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग लगाइए, व्हाट इज परमिटिविटी यानी कि वैद्युतशीलता क्या है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसको, वैद्युतशीलता को। तो पहले नंबर का हैशटैग है हमारा परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब होता है वैद्युतशीलता। अब आखिर में ये क्या है और किस तरीके से, मैंने आपको पिछले क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा फील दी थी। अगर आपने इसके जस्ट पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखिएगा, तो यहाँ की चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। बाकी आपको जो इस लेक्चर की बातें हो रही हैं वो तो 100% समझ में आनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आपका फोकस जब तक आप क्लास पे बैठे हैं तब तक यहाँ पर होना चाहिए। बहुत सारे लोग, हाँ इधर जो अभी देख रहे हैं वीडियो को, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करके दूसरी चीज़ों में उनका ध्यान चला जाता है नीचे स्क्रॉल करते समय। उससे बचना है और स्टार्ट करेंगे वैद्युतशीलता। हेडिंग लग गई है। देखिए, मैंने आपसे बताया था कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये बात पिछले वाले पे हो गई थी, कब, जब ये फोर्स कहाँ पे लग रही हो, वायु पे दोनों चार्जेस रखे हो या फिर वैक्यूम में यानी कि निर्वात में रखे हुए हो दोनों चार्जेस, तब की ये कहानी थी। और इसमें मैंने आपको बताया था कि ये है हमारी क्या, वैद्युतशीलता। इसी का सारा खेल है और ये डिपेंड करती है। अब वैद्युतशीलता का मतलब क्या है कि वैद्युतशीलता का मतलब एक ऐसी चीज जो परमिट करती है कि दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन कैसा होगा। कहने का मतलब ये है कि फोर्स कितनी लगेगी ये माध्यम पर डिपेंड है, और माध्यम बदलेगा तो उसकी परमिटिविटी क्या होगी यानी कि वैद्युतशीलता क्या होगी, बदल जाएगी। हर एक मीडियम की, माध्यम की अपनी अपनी वैद्युतशीलता है। ये फोर्स F नॉट से मैंने इसको प्रदर्शित कर दिया, चूंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है। यानी कि कहानी ये है कि अगर ये निर्वात पे रखा हुआ है तो इस पर फोर्स जो है वो लगेगी। अब जब फोर्स लगेगी तो निर्वात पे ही सबसे ज़्यादा फोर्स होती है, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू जो आपको बताई गई, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 भी बोलते हैं, E0 नहीं पढ़ लेना है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, है ना। ये बात आपने पढ़ के रखी है। दिस इज अ फिक्स वैल्यू फॉर, किसके लिए है, एयर एंड वैक्यूम, वायु में चार्जेस हों या फिर निर्वात में हो। चलिए एयर की ही बात करेंगे ज़्यादातर, तो निर्वात में हो या फिर वायु में सॉरी, तो ये वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। अब इसके बाद तो कहने का मतलब ये है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा इसको डिसाइड करेगा कौन, तो इसको डिसाइड करेगा परमिटिविटी। अगर माध्यम बदला तो परमिटिविटी बदली, और परमिटिविटी बदली तो वो कितना फोर्स लगाएगा इसका अलाउ करना बदल गया। हालांकि इसका नाम परमिटिविटी है लेकिन जस्ट उल्टा काम करता है। ये परमिटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता जितनी ज़्यादा होगी, लगने वाला फोर्स उतना क्या होगा, कम होगा। लगने वाला फोर्स उतना क्या होगा, कम होगा। यानी कि ज़्यादा परमिटिविटी तो कम फोर्स,
कम परमिटिविटी तो ज़्यादा फोर्स होगा। यानी कि ये दो चीज़ों के बीच में एक ऐसी कड़ी है जो कि अलाउ करती है कि दो चार्जेस के बीच में कितना बल लगने वाला है, यही डिसाइड करेगा। ठीक है ना। माध्यम बदलेगा तो परमिटिविटी बदलेगी, परमिटिविटी बदलेगी, परमिटिविटी किसी माध्यम की ज़्यादा तो दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स कम। ठीक है ना। कहानी यहाँ तक की समझ में आ गई। अब सेम उसी तरीके से ये होता है कि माध्यम बदला। मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आप किसी को थप्पड़ मारना चाहते हैं, सामने वो आपके आदमी खड़ा है और आप इसी तरीके से वायुमंडल है यहाँ पर खड़े हैं और आपने एक तमाचा कस के उस पर गाल पे मारा और अच्छी तरीके से तमाचा लगा। आप दोनों को फिर हम ले गए, पानी में खड़ा कर दिया गया और पानी में आपने उतनी ही स्पीड से तमाचा मारा, लेकिन इस बार उसको कम लगा। क्यों? क्योंकि जो परमिटिविटी है वो चेंज हो गई। इसने थोड़ा सा परमिट अलग कर दिया, उतना फोर्स इसने अलाउ नहीं किया है। तो ये हो गई परमिटिविटी। और ये कहाँ की परमिटिविटी है? वायु या फिर निर्वात की परमिटिविटी है, यानी कि वैद्युतशीलता है। इसी तरीके से भिन्न भिन्न माध्यम की अलग अलग क्या होगी? वैद्युतशीलता होगी। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मान लीजिए हमारे पास चाहिए ग्लास की परमिटिविटी, तो हम क्या लिख देंगे? Eg। किसी भी मीडियम की चाहिए तो Em लिख देंगे। तो कोई भी मीडियम हो सकता है या फिर ग्लास हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे हमारे पास अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, या फिर केवल एप्सिलॉन लिख देते हैं, है ना। तो इन तीनों में से हम कुछ भी लिखें, बात सारी एक ही है। तो मैं सिंपल सा क्यों ना एप्सिलॉन केवल रखता हूं। तो फोर्स इन वैक्यूम आर एयर ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यही फोर्स जब मीडियम में आया तो अपन ने लिखा F इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। केवल एप्सिलॉन लिखेंगे तब भी मीडियम का है, या फिर यहाँ पर m है तो यहाँ भी हम लगा सकते हैं। और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये बात हो गई आपके लिए। एकदम कहानी क्लियर है ना। तो मीडियम का फोर्स ये हो गया, और किसी भी चीज़ के जब वैक्यूम में है तो फोर्स ये हो गया। दोनों जगह पर हमने देख लिया। तो इसमें और इसमें अगर आप देखेंगे तब तो भैया हमको हर एक की वैल्यू चाहिए। एप्सिलॉन नॉट की इतनी है, फिर एप्सिलॉन की अलग हो गई, फिर दूसरे की अलग हो गई, और सब में इतनी बड़ी बड़ी घातें मेरे को याद करनी पड़ेंगी। अब तो कहानी गड़बड़ हो गई। तो फिजिक्स चूंकि हर एक चीज़ को आसान बनाने का काम करती है, और यहाँ पर भी आपके लिए चीज़ें आसान बनाई गई, और हमने रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया। थोड़ा सा उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो परमिटिविटी होती है इसका फार्मूला जो यहाँ से है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, दो चीज़ें चाहिए हमको, एक चीज़ चाहिए यूनिट और एक चीज़ चाहिए डायमेंशन। कमेंट कीजिएगा चैट बॉक्स में क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन। दोनों चीज़ें अभी के अभी छापना है, कमेंट बॉक्स में छापिए, फिर आगे चलेंगे। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हमको चाहिए तो क्या आएगा? क्या आएगा जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं एक बार देख लेता हूँ चैट बॉक्स में, आप बताइएगा। हाँ चल रहा है, बढ़िया। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये इधर आ गया, मतलब 1/4 पाई बचा इधर, और 1/4 पाई Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और अब एप्सिलॉन नॉट देखिए, इसका कोई ना तो मात्रक होगा ना तो इसकी विमा होगी, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो मात्रक हुआ कूलाम इंटू कूलाम, यानी कूलाम का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई फोर्स का मात्रक न्यूटन, डिस्टेंस का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से जो मात्रक हो गया किसका? वैद्युतशीलता का, वो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। अब कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, तो यानी कि यहाँ से बीमी सूत्र आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कूलाम का बीमी सूत्र A/T होता है, तो A2T2 हो गया, और MLT-2 हो गया, और L2 हो गया, है ना। क्लियर है कहानी। अब इसके बाद M-1 L-3 हो जाएगा, और T की पावर 2, और ये ऊपर 2 गया 4 हो जाएगा, और A2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? बीमी सूत्र किसका? एप्सिलॉन नॉट का।
बताइएगा एक बार चीज़ें दोनों क्लियर कट समझ में आ गई या फिर नहीं आई, हाँ या ना बोलिए। ये मात्रक लिखा है और ये बीमी सूत्र लिखा है, एक बार बताइए कि चीज़ें क्लियर हुए या फिर नहीं है। m-1 l-3 t4 a2, तो इस तरीके से परमिटिविटी को डिफाइन किया गया। हर एक मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होगी, सबको याद करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, इसलिए हम फिजिक्स में चीज़ों को सरल बनाते हैं। और सरल बनाने के लिए हम अब एक नया टर्म डिफाइन करेंगे और वो होगा रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि सापेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है ना, मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो पूर्णांक के रूप में हो, हमको केवल इसको याद कर ले और उसमें 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई कर दें और हमको परमिटिविटी मिल जाए। अदरवाइज इतनी चीज़ों को याद रखना हमारे लिए मुश्किल है ना। तो ये बात हो गई। अब आइए चलते हैं, ये 100% ये चीज़ और ये आपको याद ही होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कहानी। वैसे आप निकाल लेंगे, मुझे ये पूरा विश्वास है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके बाद डिफाइन करते हैं क्या? सापेक्ष वैद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी। ये चीज़ लिखी है, थोड़ा सा इसका हैशटैग बदलते हैं और कहानी करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, सॉरी रिलेटिव, इसको बोलेंगे सापेक्ष वैद्युतशीलता। ठीक है ना, क्या बोलेंगे? सापेक्ष वैद्युतशीलता। अब देखिए, जब हमने ये देखा कि सबकी परमिटिविटी में घातें होंगी, दशमलव के अंक होंगे, तो हमने क्या बनाया? कुछ ऐसी कहानी सोची कि हम एक से ही सारे काम चला लें। तो हमारे पास मैटर आया किसका? सापेक्ष वैद्युतशीलता का। और इसका मतलब है कि ओ सॉरी, एक सेकेंड, ओके क्लियर। तो इसका मतलब है कि माध्यम की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन, ठीक है ना, और निर्वात की वैद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट। तो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, यानी कि ER। तो रिलेटिव परमिटिविटी की सिंपल सी डिफिनीशन आपको लिखनी है सापेक्ष वैद्युतशीलता में कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। और चूंकि ये दोनों ही क्या है, इस बार सेम राशियां हैं, तो इनका कोई बीमा, कोई मात्रक नहीं होगा। इसी को हम जानते हैं एक नेक्स्ट चीज़ से, जो कि कहलाता है हमारे पास डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इसी को हम माध्यम के परावैद्युतांक के नाम से भी जानते हैं। अब हमारे पास कहानी क्या हुई कि अगर हमको किसी भी माध्यम की परमिटिविटी चाहिए, किसी भी माध्यम की वैद्युतशीलता चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसके एयर के सापेक्ष वो कितने गुना है हम ये जान जाएंगे, और फिर यहाँ से हम निकालेंगे कि एप्सिलॉन बराबर ER इंटू मतलब एप्सिलॉन R इंटू एप्सिलॉन 0। अब इन दोनों का गुणा करेंगे। सपोज करिए जैसे वाटर जानते हैं, पानी जो है उसकी वैद्युतशीलता जो है, कह रहा है जो सापेक्ष वैद्युतशीलता है वो 81, मतलब 81 गुना है किसके सापेक्ष? एयर के सापेक्ष। वाटर की वैद्युतशीलता 81 गुना है। बस एक सेकंड रुकिएगा, तो नहीं तो दिखाई भी नहीं देगा। तो एयर के सापेक्ष वाटर की जो वैद्युतशीलता है वो 81 गुना है। अब हमको उसकी परमिटिविटी निकालनी है, तो यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास 81 है, तो 81 रखा इंटू एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया, हमको क्या मिल गई? परमिटिविटी ऑफ वाटर। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे? निकालेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए मैंने कहा
कि एप्सिलॉन ऑफ W अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये बराबर कितना है 81 है चूँकि ER की वैल्यू। तो एप्सिलॉन W निकालना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है कि एप्सिलॉन W बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू 81 कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं किसी की भी जो वैल्यू है उसको क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। तो ये बहुत सरल हो गया हमारे लिए कि हमको बस ये पता है कि आखिर में जो फोर्स है या कितने गुना है वो एयर के सापेक्ष बस सीधे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और जब नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान हो गई चीज़ हमारे लिए। इसलिए हमने किसको डिफाइन किया, रिलेटिव परमिटिविटी को। उम्मीद है कि बात समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी, है ना। तो फोर्स को ये कितने गुना कम करेगा, ज़्यादा करेगा, कितना फोर्स अलाउ करेगा उसको परमिटिविटी बोलेंगे, और सापेक्ष वैद्युतशीलता किसको बोलेंगे, माध्यम का परावैद्युतांक, है ना। यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता का अनुपात क्या कहलाएगा, सापेक्ष वैद्युतशीलता कहलाएगी, जिसको हम एप्सिलॉन R यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या फिर माध्यम का परावैद्युतांक यानी कि K से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक की बात हुई। एक सवाल करते हैं, बहुत ही बढ़िया सवाल है कि मान लीजिए आपको यही सेम ही दिया गया कि जल का परावैद्युतांक जो है वो 81 है। जल का परावैद्युतांक लिखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 81। जल का परावैद्युतांक 81 है, ठीक है। ओहो, मैंने इधर वाला मिटा ही दिया। चलिए, तो जल का परावैद्युतांक कह रहा है 81 है, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी ये बताना है। तो देखिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K बराबर हो गया क्या हमारे पास 81, है ना। अब निरपेक्ष वैद्युतशीलता बतानी है तो K बराबर हमारे पास है एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, यही फार्मूला था। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए तो K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। K की वैल्यू हमारे पास कितनी है 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लिखी हुई है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 10 की पावर -12। मल्टीप्लाई करके बताइएगा एक बार कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आता है, इसका जवाब दीजिएगा आप, कितना आया, ठीक है। बताइए चैट बॉक्स में। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये लगभग आएगा 716.85, ये आना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो मुझे लगता है कि 7.17 इंटू 10 की पावर -10 ये आपका आंसर आ जाए। तो इस तरीके से हम ये भी दे सकता है तो आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक सवाल हम लोग और लेंगे इसी के बेसिस पर, और मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा सवाल आपके लिए वो होने वाला है और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। थोड़ा सा मिटा ही लेते हैं। चलिए, बढ़िया सवाल है। आप सबको कमेंट बॉक्स में, कमेंट चैट बॉक्स में करनी ही है, छापना है सवाल को। पहले सॉल्यूशन की तरफ देखना नहीं है, अपने आप सवाल को करना है और आंसर को भेजना है। मिटाते हैं इसको सबको, ठीक है। हाय, क्या कह रहा है कि धातु के दो गोले हैं हमारे पास। मान लीजिए कोई भी एक धातु है, उसके दो गोले हैं जो एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म गोले हैं, बहुत छोटे छोटे। चूँकि पॉइंट चार्ज की बात है, नहीं तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो कह रहा है ये वायु में 3 मीटर की दूरी पर रखे हैं और प्रत्येक में 10 की पावर -6 कूलाम का आवेश है, ठीक है ना। क्यू की जो वैल्यू है, मान लीजिए ये दो गोले हैं, एक गोला ये हो गया, पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपके देखने के लिए बना रहे हैं। इस पर भी 10 की पावर -6 कूलाम का आवेश है और इस पर भी 10 की पावर -6 कूलाम का आवेश है, और ये दोनों आपस में 3 मीटर की दूरी पर
रखे गए। ठीक है, धातु के दो गोले जिन पर प्रत्येक में 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश है, एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है ना। गोलों के बीच कार्यरत वैद्युत बल का मान बताइए। सबसे पहले केवल क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल का मान। हाँ, अभी ये प्रेजेंट टाइम पे कहाँ पे रखे हुए हैं, एयर में यानी कि वायु में रखे गए। तो सिंपल सी बात है, फार्मूला लगाएंगे F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 3⁻²। ये 9 से ये वाला 9 मर जाएगा और 12 से 9 चले जाएंगे, मतलब 10⁻⁻3 न्यूटन का जो है फोर्स लग जाएगा, है ना। बताइएगा एक बार, यहाँ तक की कहानी बिल्कुल सही है या फिर नहीं सही है, तो ये बताइए। फिर इसके बाद कह रहा है यदि गोलों को उतनी ही दूरी पर जल में जिसका परावैद्युतांक 80 हो, मतलब यही गोले इतनी ही दूरी पर हैं और उनको ले जा कर के हमने कहाँ पर डुबा दिया, वाटर में, और इसका परावैद्युतांक जो है वाटर का वो कितना है, 80 है। ठीक है, 80 परावैद्युतांक के वाटर में इसको हमने डुबा दिया, तो फोर्स का मान क्या होगा। अब बताइएगा कि अब फोर्स का मान क्या होगा। ठीक है ना। तो देखिए, मैंने एक चीज़ आपको ये बताई कि फोर्स जो होगा वो घट जाता है। ठीक है ना। कैसे, थोड़ा सा परमिटिविटी वाले कॉन्सेप्ट पे अगर और चले, तो मैंने आपको ये बताया है कि फोर्स कहाँ पे, निर्वात पे या फिर एयर पे होता है। F0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये है निर्वात की कंडीशन। अगर यही मीडियम पे हो तो हमारे पास आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मीडियम लिख ही देते हैं, सूना लग रहा है। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो F0/Fm फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम, दिस इज इक्वल टू, ये दोनों तो कट ही जाएंगे, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट। ये कहानी हो गई। अब इसके बाद इससे कहानी बनाएंगे तो देखो, एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, क्या है, ER है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फोर्स इन मीडियम दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, अगर आपको ये कहानी पता है, थोड़ी सी कहानी मैंने ये बताई कि ये F0 है हमारे पास, है ना। जब ये F0 है तो हमको Fm चाहिए, जब उसका परावैद्युतांक यानी इसका जो मान है वो कितना है, 80 है। तो ये इधर गया और ये पूरा बटे में चला जाएगा, तो यानी कि फोर्स इन मीडियम दिस इज इक्वल टू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 80। ये इतने न्यूटन हो गया। थोड़ा सा अगर और चाहिए फीलिंग वाला आंसर, तो इसको थोड़ी सी मेहनत करके हल कीजिएगा कि 1 को 80 से डिवाइड करें और हमारे पास कहानी आ जाएगी। तो इस तरीके से एक फार्मूला आपको क्या बताया कि एप्सिलॉन R यानी रिलेटिव परमिटिविटी बराबर एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट, ये कहानी थी। और एक Fm बराबर F0/E रिलेटिव परमिटिविटी, ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है सवालों के साथ, विथ प्रॉब्लम के साथ। आपने अच्छी तरीके से समझा किसको, परमिटिविटी को। एक बार बताइएगा कि यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है या फिर नहीं है, हाँ या ना, बोलिए एक बार कमेंट बॉक्स में छापिए, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये कहानी हो गई हमारी। अब इसके बाद चलते हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, मतलब जो आवेश हैं वो किस तरीके से सुपरपोज्ड होते हैं। यहाँ तक की कहानी क्लियर। देखिए, फोकस आपका यहीं रहेगा तो आप आसानी के साथ चीज़ों को बिल्कुल मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे, इसमें कोई दो राय
नहीं है, बस आपको पूरी शिद्दत के साथ यहाँ पर लगना होगा। हाँ, जो भटक जाते हैं रोज़, कभी क्लास में आए कभी नहीं आए, तो ऐसे आपका काम नहीं चलेगा। सबको क्लास में प्रेजेंट होना है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़िए। कोई भी ऐसा सवाल आपकी टेक्स्ट बुक का नहीं होगा जो कि आपसे सॉल्व ना हो। बस थोड़ी देर आपको अपना कंसंट्रेशन कॉपी के साथ बना करके रखना है। जो भी सवाल यहाँ पर लिखा जाए उसका जवाब सबसे पहले अपने से देने की कोशिश करनी है और उसके बाद आंसर को चेकआउट करना है। क्लियर है? आइए आगे चलते हैं। तो अब चलेंगे कहाँ पर? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए ये अध्यारोपण का सिद्धांत कहता क्या है, फील करेंगे और इससे बहुत बढ़िया सवाल मैं आपको करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। बस थोड़ा सा ध्यान दे करके आप बने रहें इसके साथ तो बेहद अच्छा होगा, ठीक है। अब ये जो अध्यारोपण का सिद्धांत है आपका, इसकी बात करते हैं। तो जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी अध्यारोपण का सिद्धांत है, आप ये देखेंगे कि ये एक चार्ज है हमारे पास, ये ठीक है ना, एक चार्ज हो गया Q1। इसके बाद ये दूसरा चार्ज आ गया क्या, Q2। तो आप जानते हैं कि ये वाला चार्ज इस चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इसने इस पर फोर्स लगाया। अब कोई तीसरा चार्ज आया, कौन सा चार्ज आया, तीसरा चार्ज आया, यहाँ पर Q3 आ गया। शाबाश। क्या करेगा, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा, है ना। ये वाला क्या है, फोर्स ऑन चार्ज नंबर 1/2 और ये वाला फोर्स ऑन 1/3। तो क्या इस चार्ज के आने से इन दोनों चार्जेस के फोर्स पर कोई असर पड़ेगा? तो बात ये है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, किसी तीसरे चार्ज के आने से उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात सिर्फ चार्ज में लागू होती है, इंसान में लागू करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो जो है उससे भी हाथ धो बैठोगे, है ना। तो कोई तीसरा आएगा तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितना इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था वो उतना ही लगेगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेट फोर्स चेंज होगा। क्या होगा, नेट फोर्स चेंज होगा। लेकिन इन दोनों चार्जेस के बीच पहले जितना फोर्स लग रहा था, जो बॉन्डिंग पहले थी वही बॉन्डिंग बाद में है। जो प्यार का रिश्ता पहले था वही प्यार का रिश्ता बाद में भी होने वाला है, या फिर नफरत का जो था वही बाद में भी रहने वाला है। ठीक है कहानी। तो ये बात है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसी तरीके से n चार्जेस आ जाए, ये Q3 के बाद Q4 आ गया, फिर Q5 आ गया, Q6 आ गया, तो ऐसे बहुत सारे चार्जेस आ सकते हैं। n चार्जेस आ जाए या नंबर ऑफ चार्जेस आ जाए, तो इस चार्ज पर जो लगने वाला टोटल फोर्स है F1 ऑन 1/4, ठीक है ना, वो क्या होता है। तो इन अ सिस्टम ऑफ चार्जेस टोटल फोर्स एनी वन चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, रिमेनिंग चार्जेस। तो रिमेनिंग जितने भी चार्ज हैं उनके वेक्टर सम के योग के बराबर होगा। यानी कि अगर हमारे पास n चार्जेस हैं तो फोर्स टोटल ऑन 1, ठीक है ना, जो नेट फोर्स होगी वो हमारे पास क्या होगी, फोर्स ऑन 1/2 प्लस फोर्स ऑन 1/3 प्लस फोर्स ऑन 1/4 प्लस फोर्स ऑन 1/5। तो इस तरीके से जो टोटल फोर्स होगी उसके वेक्टर सम के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब ये है, डिफिनीशन इसकी यही हुई कि किसी भी चार्ज पर, किसी भी आवेश पर या n आवेशों के निकाय में किसी भी आवेश पर लगने वाला बल, सभी बचे हुए जो आवेश होंगे उनके बलों के सदिश योग के बराबर होता है।
मतलब सदिश योग करना है, वेक्टर सम करना है आपको, ये बात ध्यान में रखनी है। यानी सारे फोर्सेस को हम क्या करेंगे, वेक्टर सम से जोड़ देंगे और कुछ नहीं करना है। इसी में एक डेफिनीशन आपको ये बताई जाती है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स किसी तीसरे आवेश के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। दो आवेशों के बीच लगने वाले फोर्स में कोई अगर तीसरा आवेश आ जाए तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो ये दो बातें हैं जो कि आपको अध्यारोपण के सिद्धांत में सीखनी थी, ठीक है ना। तो इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस टोटल चार्ज ऑन एनी इज वेक्टर सम ऑफ ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस। इसका उपयोग क्या है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप देखेंगे इसके उपयोगों को। बस सवाल करते हैं तो ये कहानी आप लिख लीजिएगा कि जो किसी भी आवेश पर लगने वाला बल होता है वो उस आवेश पर लगने वाले सभी आवेशों के सदिश योग के परिणामी के बराबर होता है। ये कहानी आप लिख लेंगे। आगे चलते हैं। जो अन्य आवेश यहाँ पर जितने भी उपस्थित हों, 1 2 3 4 n 10 20 50 जितने भी हैं, तो बचे हुए सभी अन्य आवेशों के उपस्थित आवेशों के योग के बलों के योग के बराबर होगा। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको कहानी बेहतर समझ में आएगी, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब कि समबाहु त्रिभुज, ठीक है। प्रत्येक कोण 60 अंश का। एक चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया प्लस का क्यू, दूसरा चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया प्लस का क्यू, तीसरा चार्ज हमने यहाँ पर रख दिया प्लस का क्यू। इसके सभी साइड ए है और सारे कोण 60 अंश के, ठीक है। किसी भी एक चार्ज पर, मान लो ये वाला ए है और ये वाला बी है पॉइंट और ये वाला सी है पॉइंट, ठीक है। सी आवेश पर परिणामी बल कितना होगा इसको आपको बताना है। तो क्या करेंगे भाई, ये हो गया, ये वाला चार्ज इधर की तरफ बल लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन सी बाई बी हो गया। बी वाले के द्वारा सी पर लगाया गया बल, ये वाला चार्ज इस पर ऐसे बल लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन सी बाई ए। ये दो तरीके के फोर्स लगेंगे। ये वाला कोण 60 अंश का है तो ये वाला भी कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश का। अब फोर्स ऑन सी बाई बी ये कितना होगा, तो ये हो गया फोर्स ऑन सी बाई बी, ये कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि Q1 Q2 यानी कि Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, यानी Q इंटू Q बाई डिस्टेंस कितनी है, A है तो A स्क्वायर, मतलब KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर हो गया। अब फोर्स ऑन C बाई A ये बराबर हो जाएगा हमारे पास सेम वही Q चार्ज और वही A डिस्टेंस, मतलब कि KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, दोनों बातें बिल्कुल सेम हो। दो सदिश हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है तो यहाँ से ये चला जाएगा, लेकिन मैं आपको फार्मूला भी बता देता हूँ कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो क्या होगा, √ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कास थीटा। यही आपने पढ़ करके रखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि F1 का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस F2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब कि Q स्क्वायर बाई A स्क्वायर, प्लस 2 इंटू F1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इंटू F2 की वैल्यू हमारे पास है KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, इंटू कास 60 की वैल्यू 1/2, 1/2 से 1/2 मर जाएगा। अब देखिए इसमें जितना ये है उतना ही ये है उतना ही ये है, तीनों बातें सेम भाई, चाहे हम उसके ऊपर स्क्वायर लगाएं और चाहे 2 बार लिख दें, दोनों बातें सेम है। तो इसमें से KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर का होल स्क्वायर तीनों में कॉमन है,
जब होल स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसमें जब सब कॉमन चला गया तो 1 1 1 1 1 1 3 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा √3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने कहाँ से किया, अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसमें कौन सा मेथड चल रहा है, पॉलीगन मेथड चल रहा है। ठीक है, तो ये पॉलीगन मेथड का पहला सवाल है। उम्मीद है कि आपने अच्छी तरीके से समझा होगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू √3, आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये कहाँ से है, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने इस पर लगाया और वेक्टर सम लगा दिया। तीसरी कोई एक सवाल और लेते हैं पॉलीगन मेथड का ही, फिर उसके बाद आगे चलें। ठीक है, ये कहानी समझ में आ ही गई होगी, इसमें कोई दो राय है नहीं। थोड़ा सा वेक्टर अगर आपको आता है, इसीलिए मैंने पूरा फार्मूला बताया है, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक सवाल और करते हैं, इस बार लेते हैं ये, मान लीजिए एक स्क्वायर है जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है और इस पर +10 माइक्रोकूलाम के चार्जेस रखे हुए। ठीक है, 10-10 माइक्रोकूलाम के सारे चार्जेस हैं जो कि इसके प्रत्येक कोने पर रखे गए। इसमें से किसी भी एक कोने के आवेश पर जो बल लगेगा वो आपको बताना है। 10 सेंटीमीटर है, तो देखिए मान लीजिए हमने इसी पर कहा, तो ये वाला नामकरण कर दें, चलिए ए ही पॉइंट यही को मान लेते हैं, ABCD। ठीक है, अब इस पर ये वाला फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, फोर्स ऑन A/D, ये वाला फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, फोर्स ऑन कितना A/B, ये भी इस पर फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, मतलब कि फोर्स ऑन A/C। तो ये 3 फोर्सेस इस पर लगेंगे टोटल, है ना। कितने फोर्स लगेंगे, 3। अब ये वाली भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है, मतलब 10√2 हो जाएगा। ठीक है, जब ये कहानी हमारे पास हो जाएगी तो अब आप बताइए कि ये वाला और ये वाला, ये दोनों किस में है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 1 कि 0, छापिए चैट बॉक्स में। तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो मतलब 2f1 f2 cos 0, तो वो 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास बचेगा, ये वाले में देखो के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये वाला भी के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अगर ये है कहानी। ठीक है, तो ये दोनों में 90 अंश है, तो जाहिर सी बात है कितना आ गया, √2 के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कहाँ से आया ये इन दोनों को ऐड करेंगे 90 अंश, देखिए f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2। एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ा सा मेरे को ये आ गया है, देख लेता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास। और जब ये हुआ तो ये आया cos 90, जब लिखेंगे तो ये वाली वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, मतलब f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, यानी कि यहाँ से के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन दोनों का कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 मतलब √2 आ जाएगा इन दोनों का परिणाम। ये और ये दोनों एक ही दिशा में होंगे, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, के क्यू स्क्वायर बाई √2a का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर। ठीक है ना, ये कहानी होगी। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें साथ में,
क्योंकि अब तो ये सिंपल सा सम हो गया, दोनों एक ही लाइन पे है। तो हमारे पास क्या कहानी आएगी कि के इसी में प्लस कर लेते हैं, क्या के क्यू स्क्वायर बाई 2a²। अब के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इन दोनों में कॉमन हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो √2 + 1/2 ये कहानी आएगी। अब सबकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, रख देंगे। जब सबकी वैल्यू को रखेंगे, अब मैं थोड़ा सा इधर रखता हूँ, के की वैल्यू 9 × 10⁹ हो गया, इंटू क्यू की वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम यानी कि 10 × 10⁻6, और इसका स्क्वायर भी करना है तो मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10⁻2 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे और इसका स्क्वायर कर दिया, और इंटू में है √2 + 1/2 ये कहानी। तो 9 × 10⁹ 9 × 100 मतलब 10⁻2 × 10⁻12 है ना, 10⁻2 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 10⁻, देखो ये 2 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा, 2 से -4 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब देखिएगा 10⁻9 और 2 11, ये ऊपर जाएगा 13, 13 में से 12 चले जाएंगे, 1 बचेगा माइनस का, यानी 9 × 10⁻1, ठीक है। मतलब हुआ 0.9 इंटू, इसको थोड़ा सा आप हल कर लीजिएगा, √2 + 1/2, √2 की वैल्यू 1.41 रख देते हैं, 0.9 इंटू 1.41 प्लस 0.5। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ, तो 1 और 9 और 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो होगा आपका वही आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अध्यारोपण के सिद्धांत का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इससे बेहतर सवाल अब आपके पास आएंगे नहीं, बहुत कहानी का सवाल था ये। तो इस तरीके से आप चीज़ों को वेरी कर सकते हैं। आपके पास कोई भी एक किताब है, उठाइएगा, अब चाहे वो अध्यारोपण के सिद्धांत से हो, चाहे वो कूलाम के नियम से हो, और चाहे वो आपका रिलेटिव परमिटिविटी से हो, कहीं से भी कहानी इन तरीक़ों से क्या होगी, बनाई जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में शुरू करेंगे हम लोग क्या, वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कूलाम के नियम तक की कहानियाँ आपकी ख़त्म हुई, और आप एक बार बताइए कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं या फिर नहीं आई हैं। देखिए, मैंने इस सवाल को पहले बेसिक मेथड लगाया कि मैंने मान लिया कि ए चार्ज है, तो ये फार्मूला आप जीवन में कहीं भी अगर 4 चार्जेस हैं, किसी भी वर्ग के कोने पर चार्जेस रखे गए हैं, सभी सिमिलर चार्जेस हैं, तो आप डायरेक्टली इस पर वैल्यू पुट करेंगे और लगा करके दिखा देंगे। तो ये होती है हमारे पास कहानियाँ जो इस तरीके से चलती है। इसलिए मैंने इसको ड्राइव किया और फिर इसके बाद सबकी वैल्यू को क्या कर दिया है, रख दिया है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करना है तो आप कर लीजिएगा। 9 एकम 9, 9 9 81 और 9 एकम 9 8 17 कितने अंक के बाद 0.213, मतलब इतने न्यूटन का फोर्स लग जाएगा बस। तो ये कहानी हो गई। यहाँ तक की बात समझ में आई है? नहीं आई है तो इस सवाल को एक बार फिर से हल कीजिएगा, उस सवाल को भी हल कीजिएगा, और जो भी आपके पास किताब है अब लगाने बैठिएगा। जहाँ पर भी ना समझ में आए लेक्चर को रिवाइज करके देखिएगा, आसानी के साथ आप लगा पाएंगे। कोई कठिन सब्जेक्ट है नहीं, फिजिक्स सबसे सिंपल और सबसे सरल सब्जेक्ट है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज फिलहाल इतना ही। कोई भी समस्या होगी कमेंट बॉक्स है आपके लिए, कमेंट कीजिएगा, अगली क्लास में उसको 100% रिजॉल्व किया जाएगा। तो आज की कहानी को यहीं से ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली धमाकेदार की क्लास में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।